आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म पर स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। नए वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन के बटन को पर क्लिक करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। आज हम जानेंगे मनोमय कोश के बारे में और चित्त किस प्रकार कार्य करता है, मन के कितने प्रकार है, यह सभी इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। मनोमय कोश का निर्माण आकाश तत्व से होता है। मनोमय कोश का निर्माण किस तत्व से होता है? मनोमय कोश का निर्माण आकाश तत्व से हुआ है। किस तत्व से हुआ है? आकाश तत्व से हुआ है। पंच ज्ञानेंद्रियों की पंच तन्मात्राओं और मन, ये तीनों मिलकर मनोमय कोश को पूर्ण करते हैं। पंच ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? कान, आंख, नाक, जीभ और त्वचा। और पंच ज्ञानेंद्रियों की पंच तन्मात्राएं कौन कौन सी हैं? तो कान की है शब्द या ध्वनि सुनना, शब्द या ध्वनि सुनना। आंख की तन्मात्रा कौन सी है? आंख की तन्मात्रा है दृश्य या रूप देखना। वहीं नाक की तन्मात्रा कौन सी है? गंध सुगंध लेना, गंध सुगंध लेना, यह नाक की तन्मात्रा है। वहीं जीभ की तन्मात्रा है रस या स्वाद लेना, रस या स्वाद लेना, यह तन्मात्रा है जीभ की। त्वचा की तन्मात्रा क्या होगी? स्पर्श करना। तो ये इस प्रकार पंच ज्ञानेंद्रियों की पंच तन्मात्राएं हैं। पंच ज्ञानेंद्रियां हैं कान, आंख, नाक, जीभ, त्वचा, और इन्हीं पंच ज्ञानेंद्रियों की ये पंच तन्मात्राएं हैं। तो मनोमय कोश पंच ज्ञानेंद्रियों, पंच तन्मात्राओं और मन से मिलकर पूर्ण होता है। अब जानेंगे हम मन की संरचना किस प्रकार बनी होती है। मन की संरचना, मन की संरचना जब चेतना का प्रकाश तीनों शरीर से गुजरकर स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीनों शरीर से गुजरकर मन पर गिरता है तो अलग अलग रूपों में प्रतिबिंबित होता है। चेतना का प्रकाश स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर से गुजरकर जब मन पर गिरता है तो यह अलग अलग रंगों में प्रतिबिंबित होता है। सूक्ष्म शरीर पर गिरेगा चेतना का प्रकाश तो किस रूप में प्रतिबिंबित होगा? वह अनुभव के रूप में प्रतिबिंबित होगा। वहीं अगर चेतना का प्रकाश सूक्ष्म शरीर से गुजरकर मन पर प्रतिबिंबित होगा तो वह अनुभूति के रूप में प्रतिबिंबित होगा, अनुभूति के रूप में। वहीं चेतना का प्रकाश अगर कारण शरीर से गुजरकर मन पर प्रतिबिंबित होगा तो वह भावों के रूप में प्रतिबिंबित होगा। चेतना का प्रकाश तीन रंगों में क्यों प्रतिबिंबित होता है? क्योंकि हमारा संपूर्ण अस्तित्व तीन शरीर से मिलकर बना है। और यह चेतना का मुख्य कार्य क्या है कि इन तीनों शरीर का बोध जागृत करना। जब इन तीनों शरीर का बोध जागृत हो जाता है तो वो मन पर अलग अलग रूपों में प्रतिबिंबित होता है। वह जब चेतना द्वारा स्थूल शरीर का बोध जागृत होता है तो वह स्थूल शरीर का बोध मन पर अनुभव के रूप में प्रतिबिंबित होता है। इसका एहसास किस प्रकार होता है? अनुभवों के रूप में। जैसे हमारे इंद्रियों द्वारा जो भी रस लिया जाता है वह सब किस रूप में प्राप्त होता है? हमें अनुभव के रूप में होता है। वहीं चेतना जब सूक्ष्म शरीर से गुजरकर मन पर प्रतिबिंबित होती है तो वह अनुभूति के रूप में प्रतिबिंबित होती है। हमारा सूक्ष्म शरीर अनुभव नहीं कर सकता है पर अनुभूतियां सारी जो भी होती है वह सूक्ष्म शरीर में होती है। जैसे स्मृतियां, कल्पना, भावना, सोच, विचार, संकल्प, विकल्प, ये सभी सूक्ष्म शरीर में ही होते हैं। किस रूप में होते हैं? अनुभूतियों के रूप में होते हैं। वहीं जब चेतना का प्रकाश कारण शरीर से गुजरकर मन पर गिरता है तो वह भावों के रूप में होता है। कारण शरीर में क्या होती है कि हमारी समस्त वासनाएं संचित रहती हैं और उन्हीं वासनाओं, कारण शरीर से जब चेतना का प्रकाश गुजरता है तो उन्हीं वासनाओं के जागृत होने से कारण मन पर वह भाव के रूप में प्रतिबंधित होता है। भाव अनुभव और अनुभूति दोनों से गहरे होते हैं। जब भाव जागृत हो जाते हैं तो मन पूरी तरह भावों के वश में हो जाता है।
और जब इसी प्रकार चेतना का प्रकाश तीनों शरीर से गुजरकर अलग अलग रूपों में प्रतिबिंबित होता है। यहाँ तक हमने मन की संरचना को समझ ली होगी। अब हम जानेंगे मन कितने प्रकार के होते हैं। मन 3 प्रकार के होते हैं, चेतन, अवचेतन, अचेतन। चेतन मन चेतना की जागृत अवस्था में सक्रिय रहता है। चेतना की कौन सी अवस्था में सक्रिय रहता है? चेतन मन जागृत अवस्था में सक्रिय रहता है। चेतना की 4 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य। तुर्य अवस्था में तीनों शरीर का बोध नहीं होता है, पर जागृत अवस्था में चेतन मन सक्रिय रहता है। अवचेतन मन जागृत और स्वप्न की मध्य की अवस्था है। जब हम जागृत अवस्था और स्वप्न की मध्य की जो अवस्था होती है, उसमें अवस्था में अचेतन मन सक्रिय हो जाता है। वहीं जब स्वप्न और सुषुप्ति की मध्य की अवस्था में अचेतन मन सक्रिय रहता है। हमारे समस्त जब दिन की दिनचर्या जो भी पूरी होती है, वो किस रूप में होती है? चेतन मन द्वारा होती है। जो भी हमारी दिनचर्या में जो भी कार्य करते हैं, हम सभी चेतन मन द्वारा करते हैं। वहीं अचेतन मन में कल्पनाएं, भावनाएं और स्मृतियां जागृत होती हैं। इसमें दिनचर्या नहीं हो सकती है। जब हम जागृत और स्वप्न के मध्य में आ जाते हैं तो अचेतन मन सक्रिय हो जाता है और हम कल्पना, भावनाओं व स्मृतियों, किसी की यादों में खो जाने लगते हैं। हम न तो पूर्ण जागृत होते हैं, न पूर्ण स्वप्न की अवस्था में होते हैं, हम अचेतन मन की अवस्था में चले जाते हैं। तो हम कल्पना, स्मृति और भावनाओं में खोने लगते हैं। अचेतन मन क्या करता है कि हमारी मन की सोच को, हमारे मन के विचारों और सोच विचारों को कल्पना और भावनाओं में परिवर्तित करने लगता है और हमें जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था की ओर ले जाने लगता है। धीरे धीरे अचेतन मन सक्रिय होते ही धीरे धीरे हम पूरी तरह स्वप्न अवस्था में चले जाएंगे। यह सब अचेतन मन की पूर्ण अवस्था है, स्वप्न अवस्था। इसमें कल्पनाएं, भावनाएं या स्मृतियां ही रहती हैं। वहीं अचेतन मन गहरी नींद की अवस्था, यहाँ न तो कल्पना होती है, न भावना होती है, न स्मृतियां होती है। गहरी नींद की अवस्था है। इसमें केवल सूक्ष्म भाव जागृत होते हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्म भाव जागृत। यह कारण शरीर के पास की अवस्था है, इसलिए यहाँ पर भाव जागृत होते हैं। जब हम गहरी नींद से उठते हैं तो हमें केवल यह एहसास रहता है कि आज हमने अच्छी नींद ली, आज हमने अच्छी नींद नहीं ली। तो यह क्यों होता है कि यहाँ पे भाव अभी भी जागृत है सूक्ष्म रूप में, तो हमें अच्छे बुरे का वह बोध हो रहा है। यह बोध क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर वासनाएं, कारण शरीर की वासनाओं के पास होने से ये वासनाएं हमें यह बोध कराती है कि हमने नींद अच्छी ली है या अच्छी नहीं ली। इसलिए अचेतन मन गहरी नींद में ही सक्रिय होता है। तो हमने समझ लिया होगा चेतन मन, अचेतन मन और चेतन मन। अब एक मुख्य बात यह है इसमें कि चेतन मन में ही बुद्धि जागृत होती है। बुद्धि का जागरण केवल चेतन मन में होता है। अचेतन मन में बुद्धि का जागृत नहीं होती है। क्यों नहीं होती? अचेतन मन में मन की जो सोच विचार है वो संकल्प विकल्प करते हैं। चेतन मन द्वारा मन के जो विचार है वो संकल्प विकल्प करते हैं और बुद्धि के निर्णयों को स्वीकार व अस्वीकार करते हैं। परंतु अचेतन मन यानी स्वप्न और जागृत के मध्य की अवस्था में मन की जो सोच विचार है वो कल्पना, भावनाओं या स्मृतियों, किसी की यादों में खो जाने लगते हैं। वहां पर बुद्धि का जागरण नहीं होता है, वो एक बहाव में बहते चले जाते हैं। वो उनको परिवर्तित नहीं कर सकता है कि यह कल्पना गलत है तो इसे नहीं करना चाहिए, यह विचार, यह भावना गलत है तो हमें इसे हमारे भीतर नहीं रखना चाहिए। यह बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती, इसलिए अचेतन मन में बुद्धि पूरी तरह लुप्त हो जाती है। अचेतन मन में पूरी तरह बुद्धि लुप्त होती है पूर्ण रूप से। यहाँ केवल भाव होते हैं, यहाँ कुछ भी बुद्धि का अंश नहीं रहता है। इस प्रकार हमारे तीनों मन अलग अलग प्रकार से अलग अलग चेतना की अवस्थाओं में जागृत होते हैं और अलग अलग प्रकार से सक्रिय होते हैं। यह तीनों मन के ही स्तर है, यह तीनों मन के ही स्तर है, यह मन के ही अलग अलग स्तर है। यह अलग अलग मन नहीं है, इन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं, पर ये मन के स्तर है। जैसे मन का ऊपरा स्तर है उसे चेतन, मन का उससे निचला स्तर है अवचेतन, और अंतिम जो गहरा स्तर है वह अचेतन मन होता है। यहाँ पर हमारे चित्त जो भी संस्कार बनाता है वो यहाँ पर संग्रहित रहते हैं। इस प्रकार 3 प्रकार के हम जानेंगे मन के कार्य। मन का मुख्य कार्य है सोच विचार द्वारा
मन का मुख्य कार्य क्या है? सोच विचार के माध्यम से संकल्प विकल्प करना, संकल्प विकल्प करना। मन सोच विचार द्वारा संकल्प विकल्प करता है और इन्हीं संकल्प विकल्प से बुद्धि के निर्णय को स्वीकार या अस्वीकार करता है। चित्त क्या करता है कि चित्त सोच विचार द्वारा संकल्प विकल्प कर बुद्धि के निर्णय को स्वीकार अस्वीकार करता है। यह मन का मुख्य कार्य है हमारे। अब हम जानेंगे चित्त के कार्य। चित्त के कार्य, चित्त का मुख्य कार्य क्या है? चित्त मन के गहरे तीव्र या बार बार जो दोहराने वाले, चित्त मन के गहरे तीव्र और बार बार दोहराने वाले अनुभवों को धारणा प्रदान कर संस्कार के रूप में संग्रहित रखता है। संस्कार के रूप में परिवर्तित कर संग्रहित रखता है। चित्त क्या करता है कि मन के जो गहरे तीव्र या बार बार जो दोहराने वाले अनुभव है उन्हें धारणा प्रदान कर संस्कार के रूप में परिवर्तित कर संग्रहित रखता है। चित्त इन्हें संग्रहित कहाँ रखता है? हमारे अचेतन मन में। कहां पर संग्रहित करता है इन्हें? अचेतन मन में। यह अचेतन मन के संस्कार ही वासनाओं में परिवर्तित होकर, जब ये संस्कार बार बार आते हैं, यह संस्कार बहुत सारे संस्कार एक रूप धारण कर लेते हैं। संस्कार क्या होता है? वासनाओं का बीज होते हैं। तो यह वासनाओं के रूप में परिवर्तित होते हैं। इन्हीं वासनाओं के द्वारा कारण शरीर का निर्माण होता है। क्या होता है? कारण शरीर का निर्माण होता है। और इसी कारण शरीर से सूक्ष्म व स्थूल प्रकृति का निर्माण होता है। यानी मनुष्य जन्म मरण के चक्र में बंध जाता है या कर्म बंधन में बन जाता है। तो इसलिए चित्त हमारा मुख्य अंग है। यह क्या करता है? मन के गहरे अनुभवों को धारणा प्रदान कर संस्कार के रूप में परिवर्तित कर संग्रहित रखता है अचेतन मन के भीतर। और अचेतन मन के सारे संस्कार मिलकर कारण शरीर वासनाओं का निर्माण करते। उन्हीं वासनाओं से कारण शरीर का निर्माण होता है और कारण शरीर द्वारा ही सूक्ष्म व स्थूल प्रकृति का निर्माण होता है और जीव जन्म मरण के बंधन में बंध जाता है। इस प्रकार चित्त के मुख्य कार्य हैं। अब हम जानेंगे कि चित्त अत्यंत असंवेदनशील अंग है और चित्त के असंतुलन से क्या होता है। चित्त का मन पर प्रभाव। चित्त का मन पर प्रभाव। चित्त क्या है कि अत्यंत संवेदनशील अंग है। चित्त क्या है? अत्यंत संवेदनशील अंग है। अत्यंत संवेदनशील अंग क्यों है? क्योंकि यह संसार के आकर्षणों से बार बार आकर्षित होता है। किसके द्वारा आकर्षित होता है? हमारे इंद्रियों के अभ्यास और प्रयास के कारण। हमारी इंद्रियां अपने अभ्यास और प्रयास के कारण चित्त को बार बार संसार के आकर्षणों या भौतिक आकर्षणों से बांधे रखती हैं। इसलिए चित्त अत्यंत संवेदनशील हो जाता है और इसके अत्यंत असंवेदनशीलता के कारण ही यह असंतुलित होकर कारण शरीर की आनंद वृत्तियों से जुड़ जाता है। किनसे जुड़ता है? कारण शरीर के आनंद वृत्तियों से। क्यों जुड़ता है? क्योंकि यह अत्यंत संवेदनशील है और असंतुलित होकर कारण शरीर की आनंद वृत्तियों से जुड़ जाता है। इस आनंद वृत्तियों का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है फिर? तो इन आनंद वृत्तियों का मन पर यह प्रभाव होता है कि जो मन के विचार हैं वो कल्पना में बदलने लगेंगे। किसमें बदलने लगेंगे? कल्पना में। और मन की जो सोच है वो गहरी होकर, मन जो भी बार सोचता है वह गहरी होकर भावनाओं में बदलने लगेगी। तो चित्त हमारा जब अत्यंत सक्रिय होता है तो मन के विचार विलुप्त हो जाते हैं और वो कल्पनाओं में परिवर्तित होने लगते हैं और जो मन की जो सोच है वो गहरी होकर भावनाओं में बदल जाती है। तो यह इस प्रकार चित्त पूरी तरह मन को अपने वश में कर लेता है। किस प्रकार करता है? आनंद वृत्तियों को जागृत करके। क्योंकि अत्यंत संवेदनशील है, यह आनंद वृत्तियों को जागृत करता है। और चित्त का मुख्य कार्य क्या है? यह कारण शरीर और मन के विचारों के, कारण शरीर के भावों और मन के विचारों के मध्य सेतु की तरह भी कार्य करता है।
जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब ये कारण शरीर से जुड़ जाता है और वहाँ के भावों को जागृत करता है और हमें आनंद प्रदान करता है और आनंद वृत्तियाँ जिससे जागृत हो जाती है। तो हम कल्पना द्वारा ही आनंद लेते हैं कि आज हमने ये किया वो किया, ऐसे चलता रहता है। तो यह चित्त अत्यंत संवेदनशील है। कभी कभी ये कारण शरीर के आनंद वृत्तियों से जुड़ता है। जब इसे कारण शरीर की आनंद वृत्तियाँ नहीं नहीं जुड़ता है तब ये बाहर के आकर्षणों से जुड़ जाता है। तो इस प्रकार ये मन को दोनों तरह से प्रभावित करता है। जब ये आनंद वृत्तियों से नहीं जुड़ता है तो ये संसारिक के आकर्षणों से जुड़ जाता है। जब आकर्षणों से छूटता है तो भीतर की आनंद वृत्तियों से जुड़ जाता है। इस प्रकार ये मन को पूरी तरह प्रभावित करता रहता है। इससे मन के विचार और सोच दोनों ही कमजोर हो जाते हैं। अब चित्त जब एकाग्र होता है, इसके बाद जब चित्त एकाग्र हो जाता है, कोई चित्त को एकाग्र कर लेता है कभी कभी, तो चित्त जब एकाग्र होता है तभी हमारी बुद्धि पूर्ण रूप से जागृत होती है। चित्त का एकाग्र हुए बिना बुद्धि का जागृत होना असंभव है। चित्त जब एकाग्र होगा तभी हमारी बुद्धि जागृत होगी। चित्त जब सक्रिय होगा तब हमारा मन जागृत होगा, संकल्प विकल्प करेगा, सोच विचार करेगा। इसलिए इसी कारण चित्त का संतुलित होना परम आवश्यक है। इसका एकाग्र होना भी जरूरी और इसका सक्रिय होना भी जरूरी। तभी हमारा मन सोच विचार कर संकल्प विकल्प द्वारा बुद्धि के निर्णयों को स्वीकार व अस्वीकार कर सकता है। चित्त जब संतुलित होगा तभी। जब चित्त असंतुलित होगा तो निष्पक्ष बुद्धि नहीं रहेगी। कभी वो हमारी आनंद वृत्तियों से प्रभावित रहेगी या बाहर के आकर्षणों से प्रभावित होकर निर्णय करेगी। इसलिए बुद्धि के निर्णय अक्सर बिगड़ जाते हैं। क्यों बिगड़ते हैं? वो चित्त के कारण, चित्त की अत्यंत संवेदनशीलता के कारण, इसलिए बुद्धि के निर्णय बिगड़ जाते हैं। इस प्रकार हमारा चित्त हमारे मन को पूरी तरह प्रभावित करके रखता है। तो आपने समझ लिया होगा कि चित्त हमारे मन को किस तरह प्रभावित करता है।